हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। हम नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट देख रहे थे। ये हमारा उसमें सीरीज में सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने सोचा था कि एक साथ इन सारे टॉपिक को कवर करके एक वीडियो में हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, अगर कृषि सुधार की बात की जाए और छोटे से टॉपिक को लेकर के डिस्कस करके ख़त्म कर दिया तो ये नाइंसाफ़ी है। इसलिए हम इसको काफ़ी व्यापक लेवल पे समझेंगे ताकि किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन मिले या फिर एस्से मिले आपको, या फिर इसकी कुछ योजनाएं जो कृषि सेक्टर से चलाई जा रही हैं वो सब मिले तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। एग्जाम में जाने के बाद आपको ये ना लगे कि हमसे मिस हो गया, काश पढ़ लिए होते, ऐसी कोई फीलिंग ना आए। इसलिए हम इसको काफ़ी ब्रॉड लेवल पर समझने का प्रयास करेंगे। हमने जैसे बताया था कि एफ ए ओ का या फिर अन्य इंस्टीट्यूशन है वो जो सुझाव देते कृषि सुधार के लिए, उन सबको समराइज़ करके हम समझेंगे। आज के सेट में यही प्रयास करेंगे कि हम समझ लें इन सारी चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, भारत में कृषि भूमि के घटते आकार के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि भारत में जो भूमियाँ हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, वो क्यों डिग्रेड हो रहे हैं, छोटे क्यों हो रहे हैं। दूसरा चीज़ देखिए, इसमें किसानों की आय बढ़ाने के उपाय सुझाएंगे आप। तो आपको दोनों में से किसी एक का पता हो तो भी आंसर पूरा नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि दो भाग में है क्वेश्चन, दो भाग में इसको आंसर देना, कम से कम शब्दों में देना है। तो आपको ज़्यादा पॉइंट पता होगा तो ही दे पाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। कुछ लोगों ने से हमने पूछा था कि आप लोगों से कि किस तरीके से इसको किया जाए, प्रीलिम्स और मेंस को देखते हुए कि अगर क्या प्रीलिम्स पे फोकस किया जाए या मेंस पे, या दोनों को कंबाइन करके। तो हम आज समझेंगे दोनों को कंबाइन करके, किसी को सेपरेट नहीं करेंगे। जो योजनाएं होंगी उनको आप प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी ध्यान देते रहिएगा कि कौन सी योजना किससे संबंधित है, क्या रिफॉर्म लाया गया था उसमें, ये सारी चीज़ें आप एक साथ देखते रहिएगा धीरे धीरे। दो ही तीन योजनाएं यहाँ पे हम मुख्य समझेंगे, बाकी सारी योजनाओं के बारे में तो आप जानते होंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नीति और कार्यक्रम के अंतर्गत, नीति मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म से संबंधित नीति आयोग ने यहाँ पे कुछ अपने दे रखे हैं प्रस्तावनों में भूमिका, मतलब जैसे कि आर्थिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्य नीतियों को साझा विजन प्रदान करता है। राज्य, सिविल सोसाइटी और थिंक टैंक सबको एक साथ मिला करके ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से राष्ट्रीय और मानव मतलब व्यक्ति का जब विकास होगा तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सबको होली मतलब सभी को एक साथ समग्र रूप से कैसे विकसित किया जाए इस लेवल पे लेके कार्य करता है नीति आयोग। इसके साथ साथ भारत में संघवाद को बढ़ावा देता है नीति आयोग। तो चलिए, अगर अन्य चीज़ें उसमें देखना हो तो आप रोक के वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत नहीं था उसको पढ़ने की, प्रस्तावना पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं काफ़ी जगह से समराइज़ करके काफ़ी मेहनत करके लाया गया है। तो इस चीज़ को हो सके तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसके बाद हम समझते हैं साइड से। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे तब तक उसमें सुधार कैसे लाएंगे। आप खुद सोचिए, आपको पता ही नहीं है कि आप में कमी क्या है, फिर आप डॉक्टर के पास चले गए इलाज कराने के लिए, तो फिर कैसे इलाज करेगा डॉक्टर, पूछेगा तो प्रॉब्लम क्या है आपको। तो इसीलिए हमें पहले एग्रीकल्चर की समस्याएं समझना जरूरी है। तो देखिए, हम इधर से पूरी समस्याएं समझते हैं, फिर देखेंगे अन्य चीज़ें। देखिए, पहली बात तो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड है। मतलब अभी हमने देखा शुरू में ही पहले क्वेश्चन में ही कि भारत में लगातार खेतों के आकार घटते चले जा रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि एक किसान था, उसके 2 बीघा खेत था, उसके 5 बच्चे हो गए। अब क्या होगा, आपको सामान्यतः यूपी और अन्य रीजन में 20 कट्ठे को 1 बीघा माना जाता है। 5 बच्चे हो गए, अब 4-4 कट्ठा आ गए खेत एक एक लोगों के, जबकि 2 बीघा पहले था, अब 4-4 कट्ठे आ गए। तो इसी तरीके से घट रहा है, मतलब किसान के ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। जब ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे खेत, तो ऐसा तो है नहीं पहले आज 2 बीघा था कल 4 बीघा हो जाएगा, सब अपने आप मर्जी से तो बढ़ेगा नहीं, मतलब फल तो है नहीं। तो ज़मीन है स्थिर रहेगा उतना ही। तो इस तरीके से हो कह रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेत का आकार वही है, छोटा होता जा रहा है। 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी समस्या क्या है इसमें एग्रीकल्चर में, बताइए। दूसरी समस्या ये एक सीड, जो बीज आते हैं, बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है। इससे क्या होता है कि अगर 10 बीज डाला गया तो उसमें से 2 ही 3 तैयार होता है पौधे के रूप में, और उनमें से कोई कुपोषित हो जाता है तो कोई ठीक ठाक होता है। तो क्वालिटी नहीं है इनके सीड्स में, घटिया सीड्स मिलते हैं, जिससे किसान का उत्पादन गिर जाता है। दूसरा चीज़ देखें तो जो भी हमारे वहाँ लैंड है, सॉइल की गुणवत्ता अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ें मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं पोटेशियम की कमी है तो कहीं फास्फेट की कमी है। तो इसलिए किसान को ये नहीं पता है कि कैसे इसको हम समझें कि क्या डालना क्या है इस खेत में। तो सभी लोग क्या करते हैं, एनपीके की यूरिया डाई ले लेंगे और यूरिया पूरा अच्छे से डालते हैं, तो इसकी वजह से गुणवत्ता गिर जाती है मृदा की, धीरे धीरे ऊसर होता चला जाता है वो। इरिगेशन की व्यवस्था, आपने अगर गांव से बिलोंग करते हैं, कभी गए होंगे गांव में, इनफैक्ट कभी देखे भी होंगे, हो सकता है आप किसान हो, खुद ही किसान के बच्चे फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप देखे होंगे। किसान क्या करते हैं, नाले से पानी लाए नहर से और पूरा खेत डुबो दिए। इससे क्या होता है, उर्वरता उसकी गिरने लगती है, ऊसर होने लगता है, लवड़ी मृदा हो जाती है वहाँ की, तो वो उत्पादकता उसकी गिर जाती है।
तो ये भी समस्या है हमारे वहाँ, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि कृषि में कितनी पानी की ज़रूरत है। ज़रूरत से मुफ्त का पानी मिलता है तो पूरा भर देते हैं लोग। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, आप देखे होंगे अभी भी हमारे वहाँ बहुत उतने उच्च लेवल की मशीनें नहीं हैं। अब ट्रिपिकल इरिगेशन, टपक सिंचाई सिंचाई जिनको कहते हैं, टपक सिंचाई हिंदी में, तो वो चीज़ें हमारे वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनका हम उपयोग नहीं करते हैं अपने वहाँ, क्योंकि छोटे छोटे लैंड है। हमारे वहाँ इतने छोटे लैंड हो गए हैं कि ट्रैक्टर सही से नहीं चल पाता है। ऐसी हालत रहे तो फिर हाँ फावड़े से लोग खेत चलाएंगे। तो ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि छोटे खेतों के आकार छोटे से कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे में हम कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हार्वेस्टर आपने देखा होगा, हार्वेस्टर बताइए छोटे से लैंड पे कैसे हार्वेस्टर काम करेगा, आगे पीछे ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समस्या होने लगती है। सॉइल इरोजन की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है इस समय। और अन्य चीज़ें, अगर अन्य समस्याएं हम समझें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, चलिए मान लेता हूँ कि इतनी मशक्क़त के बाद भी किसान ने उत्पादन कर दिया तो उसको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता है। जब तक उत्पादन उसका नहीं तैयार हुआ रहेगा तब तक मार्केट में 120 रुपये किलो प्याज बिकेगा। जैसे ही किसान का उत्पादन चालू हो जाता है तो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिकने लगता है। ये समस्या क्यों है? सोचिए, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सोचिए कि ये समस्या क्यों है हमारे देश में, कि जब टमाटर किसान उत्पादन नहीं करता है तो टमाटर का रेट 60 रुपये 70, यहाँ तक इनफैक्ट 200 रुपये चला जाता है केजी। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही किसान बेचारा उत्पादन करता है वो ये गिर करके 1 रुपया 1.5 रुपया, यहाँ तक कि कभी कभी ये मुफ्त में देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कोई लेता नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है तो फिर वो खेत में ले आकर को कंपोस्ट बना लेता है, खाद बना लेता है अपने खुद ही। अब बताइए, इतने मेहनत करने के बाद, मशक्कत करने के बाद किसान को कुछ मिले ना तो क्या करेगा? सुसाइड ही करेगा ना, इतनी मशक्कत करने के बाद। इसीलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत घटिया है हमारे वहाँ। इनएडुकेट स्टोरेज फैसिलिटी सारे सेक्टर में नहीं है। अभी भी आप बिहार में जाएंगे, वहाँ पे लोगों को रहने के लिए किसान की जगह नहीं है, तो यहाँ पे कैसे बताएगा? स्टोरेज कैसे बनाएगा वो? वहाँ स्टोरेज की सुविधा है ही नहीं। आप पूर्वी यूपी रीजन में चले जाएंगे, वहाँ पे भी स्टोरेज की कोई फैसिलिटी नहीं है। दूर दूर तक आपको कोई फैसिलिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी। उनके बारिश सीजन में कितनी फसलें ख़राब हो जाती हैं, जो घर में रखे रहते हैं राशन वगैरह। अब तो फिलहाल कई सारी योजनाएं चली जिनसे आवास, उनके पक्के मकान बन गए, लेकिन कच्चे मकान थे। इसकी वजह से उनके वहाँ अच्छे मतलब फैसिलिटी नहीं थी जिससे वो अपना खुद का राशन रख पाएँ। अब बेचने के लिए रखें वो तो बात अलग की, दूर की है, लेकिन अपने खुद के नहीं रख पाते थे। और अन्य चीज़ें देखें, इनस्टेबिलिटी मतलब प्राइस की लेकर अस्थिरता, कीमत को लेकर के अस्थिरता। जैसे कभी हमने देखा यहाँ पे मार्केट को लेकर के कि कीमत तुरंत गिर जाती है जैसे इनका उत्पादन होता है, जैसे इनके उत्पादन नहीं होते जिस रीजन समय में कीमत बढ़ जाती है। तो ये अस्थिरता प्रोडक्शन में कई बार ऐसा होता है कि कभी कम हो जाता है प्रोडक्शन, कभी हाईली प्रोड्यूस जाता है। अभी आपको पढ़े होंगे तो आप माइस रेन हो रहा था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इतने ज़्यादा चूहे हो गए हैं क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया राइस का, मतलब इस समय उनके क्रॉप का प्रोडक्शन हाईली हो गया, फिर चूहे ज़्यादा बढ़ गए तो वहाँ पे चूहों का आतंक मच गया है। तो ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो भी समस्या, कम हो तो भी समस्या, दोनों तरह का समस्या देखने के लिए मिलता है। ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो प्राइस नहीं मिलता है, कम उत्पादन हो तो खुद का सर्वाइव नहीं हो पाता है। कुछ ही तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करता है प्राइस पे। तो प्रोडक्शन और प्राइस दोनों एक साथ रखे हमने समझ लिया। लैंड ओनरशिप और लैंड टेन्योर, अब देखे होंगे कि हमारे वहाँ पट्टा होता है लैंड का, तो ये समस्या है। काफ़ी आपस में झगड़ा करते रहते हैं सब दोनों, फिर कार्रवाई होती है लंबे लंबे समय तक, तो 4-4 साल 10-10 साल चलता है। ऐसे में पता चलेगा कि ज़िंदगी ही किसान की ख़त्म हो गई। तो बताइए ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ तक कि भूमि वैसे बंजर पड़ी रह जाती, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। तो ये समस्या हमारे वहाँ देखने के लिए मिल रही है। लैंड ओनरशिप भी बहुत जटिल है हमारे वहाँ। और देखें दूसरी चीज़ें तो कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, किसानों को जो वहाँ पे श्रमिक होते हैं कृषि में, उनकी भी स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वो रसायन उर्वरक जो डालते हैं फिर उनकी बॉडी में हार्मफुल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कैंसर के शिकार होते हैं वो, टीबी के शिकार होते हैं। उसके बाद हेल्थ सेवाएं उनको मिलती नहीं है अच्छी, फिर उनका डेथ हो जाता है। मतलब आप नॉर्मली किसी किसान को देखेंगे तो बहुत रेयरली ही ऐसा होगा जो 60-70 प्लस निकले। 70 तो नहीं निकाल पाते हैं वो, उसके पहले ही उनका डेथ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लोग ज़्यादातर हार्मफुल मतलब केमिकल के आसपास ही ज़िंदगी गुजरती है उनकी। तो ऐसे में उनके बॉडी पे इन्फेक्शन मतलब इसके प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझना है आपको तो आप पंजाब का कंडीशन ले सकते हैं। पंजाब में क्या होता था, कॉटन सीड्स में जब रसायन यूज होता था तो वहाँ पे एक सभी लोगों में कैंसर की समस्या देखने के लिए मिलने लगी, क्योंकि वो लोग कॉटन के खेतों में जब कीड़ों से बचाने के लिए उनको पिंक वॉलवर्म का नाम सुने होंगे आप, जब उससे बचाने के लिए अपने खेतों में ज़्यादातर रसायन डालने लगे। अब इससे क्या होता था, हर फैमिली, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी जहाँ पे कैंसर ना हो किसी में, इसीलिए वहाँ पे कैंसर एक्सप्रेस चलाया गया था। तो आप उस कैंसर एक्सप्रेस सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ समझ सकते हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। कुछ अन्य समस्याएं देख लीजिए यहाँ पे। टेक्निकल समस्या मतलब वहाँ पे टेक्निक वहाँ पे नहीं है। जैसे कि आज मतलब इनको ये नहीं पता चल पाता कि 2 दिन बाद बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर इनको पता चल जाए तो अपने खेत से फसल बचा के ला लेंगे, आसानी से रोपाई कर सकते हैं, खेत फसल बुआई कर सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन इनको टेक्निक नहीं पता ना
जो नॉलेज नहीं है मार्केट का, इनको भी नॉलेज नहीं है। मार्केट मतलब ई नाम लाया गया है, लेकिन ई नाम कितने अच्छे से काम करता है कभी खोल के खुद देख लीजिएगा आप लोग, तो पता चलेगा कितना घटिया काम करता है ई नाम, बिल्कुल भी नहीं काम करता है वो। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर क्या मतलब है जो काम ही ना करे ढंग से। तो इसी तरीके से इसको ले सकते हैं, मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो वो सही काम नहीं करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, किसान इन डेबिटनेस में ग्रसित हो जाता है। मतलब किस तरीके से ग्रसित हो जाता है कि बताइए, आप लोन लिए 5,000 का और प्रोडक्शन किए हैं, आपका काफ़ी बढ़िया तैयार भी हुआ, लेकिन वो बिकने लगा 2 रुपये kg। आपने अंदाजा लगाते 20 रुपये kg बिकेगा, लेकिन बिकने लगा 2 रुपये kg। आप वो अपना खुद लोन भी चुका नहीं पाएंगे, अपनी ज़िंदगी निर्वाह करने की तो बात ही छोड़िए। तो ऐसे में क्या होता है, इनसे किसान सुसाइड कर लेता है। निगलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप रोटेशन, जैसे कि हमेशा आलू बो रहे हैं तो वो आलू ही बोते ना रहें, परिवर्तित करें, उसके जगह कुछ और बोएं। तो किसानों को अभी अपने वहाँ रोटेट नहीं करते हैं, जो क्रॉप होता है उसको रोटेट नहीं करते, इसलिए भी एक समस्या है। एक ही फसल उगाते उगाते उनका ऊसर हो जाता है लैंड, फिर उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है किसान की। फेक सीड्स और फर्टिलाइजर, घटिया क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर भी मिलते हैं, जो कि हमने पहले में ही देख लिया था सीड्स की क्वालिटी को लेकर के। तो फर्टिलाइजर, सीड्स और जो केमिकल होते हैं, इनकी गुणवत्ता जैसे जैसे गिरती जाती है तो क्या होता है, मान लीजिए आप किसान हैं, किसी ने बताया आपको 50 ग्राम 1 बीघे खेत में यूज होगा, कौन सा केमिकल, हर्बिसाइड्स यूज होगा या पेस्टिसाइड यूज होगा, लेकिन आपने डाला, काम नहीं किया। दूसरा किसान देखेगा तो उसको 100 ग्राम लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि डबल लेगा, क्योंकि आपको में देख लिया तो वो काम नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये फेक केमिकल, फेक रसायन यूज होते हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, तो इनकी उपयोगिता बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ती चली जाती है। अगर ये अच्छी गुणवत्ता को तो बताइए 50 ग्राम में ही काम चलते, डबल जरूरत नहीं पड़ती। अब किसान के बॉडी पे वो हार्मफुल होगा ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये कहीं ना कहीं किसान के साथ साथ फसल पे भी नुकसान करता है। अब बायो मैग्नीफिकेशन का नाम सुने होंगे, उम्मीद है सुने होंगे। अब बायो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, ये जो रसायन होते हैं, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, ये उनके पौधों में घुस जाते हैं और फिर उसके बॉडी में हमारे कंज्यूम हो जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, अन्य तरह की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। लोग, किसानों में जो है उनके में अवेयरनेस नहीं है, किसके संबंध में, एग्रीकल्चर और उसके इंश्योरेंस से संबंधित इनके संबंध में कोई इनके अवेयरनेस नहीं है इनमें। क्यों नहीं अवेयरनेस है, क्योंकि किसान देखेंगे आप गांव में, जैसे एक सीजन रहेगा सभी लोग मिलकर के धान ही बोएंगे, कोई ऐसा नहीं है गन्ना बोए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के फसलें नहीं उत्पादन करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है ना। जब अवेयरनेस होता है तो वो अपनी फसलों को डाइवर्सिफाई करते हैं अलग अलग सेक्टर में। मतलब एक चीज़ का रेट गिर गया तो कोई जरूरी नहीं सबका रेट गिर जाए। बताइए बिचौलिए कितने हैं, बिचौलिए सारी फसलों पे तो अपना कंट्रोल नहीं जमा सकते हैं, उनके पास भी लिमिटेड पैसे हैं। अगर किसान अवेयर रहे, जागरूक रहे, मार्केट के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड काम करे, तो कितना बिचौलिया क्या कर लेगा, बिचौलिया तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि किसान अनेकों प्रकार के फसल उत्पादन कर रहा है। भाई तू बढ़ा रेट, मैं तू अगर आलू का रेट गिरा सकता तो मैं प्याज बोया हूँ, प्याज का तो बढ़ाएगा ही ना, प्याज में मैं कमाई करके कवर कर लूँगा। या फिर प्याज आलू का गिरा ले भाई, फिर मटर में, या फिर अन्य, मतलब डाइवर्सिफाई रहेगा तो उसके बाद हज़ारों किस्म की फसलें होंगी। चल मानता हूँ पूरी फसल में गिरा ले भाई। अब देखिए, अगर ये इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पशु पालन भी किया है, उनका तो नहीं गिरा पाएगा, मिल्क का रेट तो नहीं गिरेगा, तो मिल्क से कमाई कर लेगा। तो इस तरीके से होना चाहिए, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ पे डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, इनडेबिटेडनेस होगा, उसके अंदर समस्या, ऋणग्रस्तता की समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे वहाँ भारत में क्या हो रहा है कि मोनोकल्चर ही हो गया, किसानों में मोनोकल्चर, एक ही तरह का फसलें उत्पादन करते हैं कंटिन्यू। आपको अगर गाँव से बिलोंग करते तो आपको पता होगा, सामान्यतः 2 ही फसलें देखने के लिए मिलती है, रबी खरीफ और थोड़ा सा जायद फसल, मतलब छोटा सा एक जायद फसल, वो केवल अपने घर के लिए सर्वाइवल के रूप में होता है। जायद फसलें वहाँ पर उत्पादन कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या समस्या हो रहा है, फ्लड और ड्रॉट, बाढ़ और सूखा की समस्या भी एक बड़ी समस्या है। जैसे ही बाढ़ आता है किसान की फसलें बहुत बड़े बड़े प्लाट डूब जाते हैं। और इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, फायर, आग लगने की घटनाएं इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली है। आग की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं। तो फिलहाल आगजनी में तो कुछ मिल जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा ये 10 से 12% तक ही रिकवरी होता है। अब बताइए 90% और 70% कौन लॉस सहेगा। तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। बाढ़ और सूखे की समस्या, सूखा है तो फसलें सूख जाती हैं, और बाढ़ है तो डूब जाती हैं, तभी सूख जाती, सड़ जाती हैं। तो दोनों समस्याएं हैं, और इस दोनों से अगर बच गई तो इस मौसम में, मतलब रबी की फसल के सीज़न में, वो आग से जल जाती हैं फसलें। तो ये समस्याएं हैं। उम्मीद है आपने इस वर्ष कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कितनी फसलें जल गई, छोटी सी। अब हमारे वहाँ इतने गलत तरीके से लोग टेक्नोलॉजी का यूज भी करते हैं ना, मशीनरी का, कि पूछिए मत, उनका अलग ही अंदाज है। नॉलेज थोड़ी भी नहीं है मशीनरी के बारे में, उसका यूज कैसे करना है, लेकिन मशीन ले लिए और खेतों में घुस गए। इससे क्या होता है, आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, प्रायिकता उसकी बढ़ जाती है। अब आग लगने के बाद आपको पता है रबी फसल में बचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं आप इसको ले सकते हैं स्किल पे लेकर के, स्किल एजुकेशन को लेकर के कर सकते हैं, कि जो भी उसको हार्वेस्टर यूज़ करने वाले लोग हैं उनके पास स्किल नहीं उस लेवल की। ये सारी समस्याएं होंगी। अब
इसमें से अगर आप पूछ लेता है समस्याएं एग्रीकल्चर की, तो आप इसमें से 2-4 पॉइंट आपको याद रहेगा, तभी आप ठीक ठाक हैंडल कर लेंगे, आंसर को लिख पाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए, अधिक उत्पादन बढ़ाने और अधिक लाभ प्राप्त करने में क्या चुनौतियां शामिल हैं, मतलब किसान अगर अपना उत्पाद लाभ बढ़ाना चाहता है, अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए क्या समस्याएं हैं। जल और जल सुरक्षा, ये समस्या है कि या तो जल है तो बहुत सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं है तो फिर सूखे से परेशान है। दोनों समस्याएं देखने को मिलती है, ज़्यादा है तो भी परेशानी है, कम है तो भी परेशानी है। तो इसको यूज करने को उनके पास कोई कौशल नहीं है कि किस तरीके से यूज किया जाए, किस फसल में कितनी ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है, इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। खरीदारों का एकाधिकार, अभी हमने यहाँ देखा कि क्या हो रहा है कि जो मार्केट सिस्टम हमारे वहाँ वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो बिचौलिए खरीद के इनसे सस्ते रेट में खरीद के फसलें और कोल्ड स्टोरेज में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर ये क्या होता है, जैसे इनकी फसलें ख़त्म तो ये अपना महंगे रेट पे बेचते हैं। तो बिचौलिए सारी कमाई करते हैं, किसान थोड़ी कमाई करता है। खरीदारों का एकाधिकार है, क्योंकि किसान बाजार में सौदेबाजी करने में असमर्थ है, वो सौदेबाजी नहीं कर पाता है। तो देखिए, अगर हम देखें अभी किसान बिल, तो इस तरीके से देखें तो सही है, लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो गलत है। अभी हम उसको दोनों पक्ष और विपक्ष में दोनों तरीके से समझेंगे। इसमें आगे है किसान बिल, जिसके लिए पंजाब में काफ़ी आंदोलन चल रहे थे, पंजाब हरियाणा रीजन में, वो वाला टॉपिक यहाँ पे है। भंडार के लिए सीमित बुनियादी ढांचे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति को कम करती है। अगर बताइए ये सारे भंडारण की सुविधा किसानों के पास होती, चलिए मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, अगर किसानों के पास होती तो क्या होता। किसान अपना भंडारण में रख लेता है, 1 रुपये केजी 2 रुपये केजी तो नहीं बेचता ना, वो भंडारण में रख लेता, बाद में यूज करता उसका। तो ऐसे क्या होता, उनके पास मांग, मतलब सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती उनकी। तो सरकार इन्वेस्ट करती किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो आप जब भी लिखिएगा तो उसमें सलूशन के साथ साथ नीचे जब बढ़िएगा निष्कर्ष में, वहाँ बताइएगा कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल देना चाहिए। जैसे कि इस समय अभी कई सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो केवल फसलों के लिए ही हैं। तो इस तरीके से काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे सरकार, मंदिर से नहीं मतलब सौदेबाजी करे। इस तरीके क्यों बढ़ेगा, कैसे कि भंडार की सुविधा बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर बनाने से भंडार की सुविधा बढ़ जाएगी, मंदिर से पेट ना भरने वाला है, भंडार से पेट भरने वाला है। चलिए फिलहाल वो सब बातें अलग की हैं। ज्ञान की कमी के कारण लाभकारी फसलों में स्थानांतरण करने में असमर्थता, जब उनको पता नहीं है तो वो कैसे स्थानांतरण करें। एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रख जोड़ लीजिएगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसानों में जो रूढ़िवादिता उनके देखने को मिलती है। मतलब हल्दी की खेती नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उस पर किसी का मोनोपोली स्थापित होगा। किस तरीके से कल्चरल रूप में मोनोपोली अपना स्थापित कर ले, क्योंकि तुम्हारे वहाँ कोई डेथ हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें बता के कुछ फसलों पर मोनोपोली लोगों ने स्थापित कर रखा है। तो ये समस्या देखने के लिए मिलती है हमारे वहाँ खूब ज़्यादा, भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में समस्या है। अनिश्चित वित्तीय जोखिम लेने पर रोक लगाना, मतलब जब ज़्यादा लॉस होता है तो इस तरह की समस्या भी उनमें देखने के लिए मिलती है। जब मान लीजिए कि इतनी बड़ी फसल के लिए लगा दिए, उनको पता नहीं था, फिर भी किसी के चढ़ावे में आ गए, लेकिन उनको बाद में पता चला कि इस जो इनके वहाँ की मृदा है इनमें ये फसल नहीं उत्पादन हो सकती, तो लंबी बड़ी पूंजी लगा दिए थे और डूब गई पूंजी। फिर क्या होता है, मृत्यु के जोखिम देखने के लिए मिलता है, सुसाइड करते हैं किसान। उम्मीद है आपको ये सारी समस्याएं समझ में आ गई भारतीय कृषि की। अब चलिए आगे हम इसके बारे में कुछ बढ़िया समझते हैं। बढ़िया मतलब क्या समझे, बढ़िया मतलब ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म कैसे हुआ, मार्केट रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, ये सब चीज़ें कैसे होंगी। अब देखते हैं हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। इसमें क्या किया गया है, इसमें काम ये किया गया है कि पहले अगर आप कोई मतलब निजी व्यापारी है वो स्टोर नहीं कर सकता था फसलों को, ज़्यादा एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता था। अब अगर वो स्टोर नहीं करता था तो एक समय के बाद मार्केट में वो फसलें तो सड़ जाती थी, रहती नहीं थी, तो फिर उनका डिमांड बढ़ जाता था। अब ऐसे डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता था, ना किसान को फायदा हुआ ना बिचौलियों को फायदा हुआ। अगर ये स्टोर करेंगे तो किसान को भी हमेशा डिमांड रहेगा, तो किसान के प्रोडक्ट के भी अच्छे खासे रेट मिलेंगे, किसान उनसे डिस्कस कर पाएगा। समझ रहे हैं ये चीज़। चलिए अब इसमें देखिए इसकी वजह से हुआ क्या कि मान लीजिए कि इसमें रिफॉर्म कर दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ जो सप्लाई था डिस्टर्ब ना हो इसके लिए इनमें से कुछ चीज़ों को हटा दिया। अब बोल है कि गवर्नमेंट बोली है कि अब इसके लिए अब स्टोर कर सकते हैं कुछ फसलों को, किसान कहीं भी जाके बेच सकता है। अब इसमें देख लीजिए एक बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। देखिए ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म होगा इससे बढ़िया, तो इसकी वाइफ कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक पे भी रिफॉर्म होगा। मतलब दोनों ठीक ठाक है, बढ़िया कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि किसानों का डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। हाँ, किसान बिल यहीं से शुरू होता है, किसान बिल यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाए, व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जबकि ये कह रहा है कि सरकार का पक्ष कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी का कहीं जिक्र ही नहीं होगा, खत्म हो जाएगी। फिर कह रहे हैं किसान कि मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि मंडियाँ बनी रहेंगी, बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब बिचौलियों से छुटकारा मिल जाएगा कि आपको मंडी में ही नहीं बेचना है,
मंडी में एपीएमसी का नाम सुने होंगे। अब एपीएमसी में ही बेच सकते थे, किसी और जगह नहीं ले जाके बेच सकते थे, पहले का प्रोविज़न था। लेकिन अब क्या प्रोविज़न है कि आप एपीएमसी में भी ले मंडी में ले जाकर बेच सकते, किसी और को बेच सकते, किसी तीसरे पक्ष को भी बेच सकते हैं जहाँ आपको सही रेट मिलता है। तो बताइए, आपके पास विकल्प तो मिल गया ना किसान के पास। बिना मंडी कौन खरीदेगा उपज, ये किसान की समस्या थी। तो फिर यहाँ पे बताया गया कि मंडी उपज बेचना बाध्य नहीं है, कहीं भी बेच सकते हैं आप। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि मंडी में बेचना बाध्य नहीं है, बाहर भी बेच सकते हैं। इसके पहले क्या प्रोविजन था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आप बाहर फसलें नहीं बेच सकते थे, केवल अब इनके पास भी एपीएमसी में ही बेच सकते थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उद्योग ज़मीन छीन लेंगे। मतलब इसके अंतर्गत क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर दिया गया। किसान किसी मतलब एक तरह समझ लिया बिग बाजार से एग्रीमेंट हो गया कि हम आलू उत्पादन करेंगे, या फिर पेप्सिको से मतलब हो गया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम आपको आलू उत्पादन करके दे देंगे और हमें इस रेट पे उत्पादन करके दे दीजिएगा। इससे क्या होता है, पेप्सिको को भी एक अच्छी खासी रेट मिल जाएगी, बढ़िया रेट, किसान को भी एक स्थिर रेट मिल जाएगा, दोनों को बेनिफिट होता है इसमें। लेकिन किसानों को ये लगता था कि उद्योग जो होते हैं, उद्योगपति जो होते हैं, ज़मीनें छीन लेंगे। तब गवर्नमेंट ये बताया कि जो फसल बुआई हो रही है वहाँ पे गारंटी रेट फिक्स हो जाता है, उसमें साफ साफ लिख दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में ज़मीन कभी भी नहीं छीना जाएगा, लेकिन फसलों की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, फसलें किस स्तर की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहेंगी। उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ये भी हो सकता है कि किसान को ये जो बिग बाजार या फिर पेप्सिको है वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करे ताकि अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन कर पाएँ। आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो एक चीज़ बस इसमें याद रखिएगा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करने से क्या होगा, इससे ये हुआ कि अब किसान कहीं भी अपने फसल बेच सक पाएंगे। अब प्राइवेट एंटिटी जो होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे किसानों से उत्पादन खरीदने में। अब किसान को एक से ज़्यादा मतलब एपीएमसी के अलावा भी उत्पादन बेचने के विकल्प मिलेंगे, इससे अच्छे रेट मिलेंगे। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, जो प्राइवेट एंटिटी आए हैं, अब ये क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट खरीदे उनको स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लॉजिस्टिक रिमूव करेंगे, मतलब इम्प्रूव करेंगे, रिमूव नहीं इम्प्रूव करेंगे। तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लॉजिस्टिक रिफॉर्म होगा, मार्केट भी रिफॉर्म होगा, काफ़ी अच्छा खासा हुआ, बढ़िया। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म इस तरीके से बढ़िया हुआ है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब एक काम और हुआ है, वो काम क्या हुआ है बताइए। साइलेंट फीचर ऑफ फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेट बिल, एक बिल लाया गया। ये बिल क्या करता है, किसानों को बहुत तरह का लाभ प्रदान करता है। वो क्या किस तरह का प्रदान करता है कि अब क्या करेगा, मतलब अभी हमने जो पीछे देखा, अब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है अब किसान अपने चॉइस से बेचेगा, उस चीज़ को हमने समझ लिया। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, वो कौन सा बिल था, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स बिल। इसी को लेकर के पंजाब में आंदोलन चल रहे थे। इसमें एक चीज़ एक्सक्लूड किया गया, वो क्या चीज़ है, ओनियन, पोटैटो और फूड ग्रेन, ऑयल सीड, पल्सेज, इनका नाम आप याद रखिएगा। इनको इससे बाहर रखा गया है, मतलब इनको हर जगह नहीं बेच सकते हैं आप। अभी भी ये प्रोविज़न है कि इनको ओनियन, पोटैटो, फूड ग्रेन और ऑयल सीड, पल्स, इन 5 चीज़ों को आप बाहर नहीं बेच पाएंगे। अभी भी ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत ही हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अन्य चीज़ें प्रोविज़न जो हमने वहाँ डिस्कस किया वो सारी चीज़ें ये वही हैं। अब यहाँ देखिए, ये किसान कह रहा है वाह, व्यापार भी और सुरक्षा भी, मतलब किस तरह का सुरक्षा। अब यहाँ देखिए, मोदी जी कह रहे हैं मार्केट रिफॉर्म किए हैं, अब आसानी से बेच पाएंगे। लेकिन किसान क्यों कह रहा है कि व्यापार भी सुरक्षा भी, वो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, लोकसभा द्वारा किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवाएं विधेयक पारित कर दिया गया लोकसभा में, इसीलिए किसान बड़े खुश है। इसमें क्या हो रहा था, इस प्रक्रिया में हो रहा था कि जो भी मान लीजिए एक्स है, बिग बाजार और एक किसान, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, तो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया रहेगा कि क्या क्या प्रोविजन है, कैसे कैसे होंगे, ये सामान्य शब्दों में लिखे जाएंगे। इससे क्या होगा, किसान की सुरक्षा होगी, उसकी ज़मीन नहीं हड़प पाएंगे। अगर वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं उत्पादित कर पाता है तो उसकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं किसान और उस जो भी कॉन्ट्रैक्टर दोनों बीच में फिक्स हुआ कि 5 रुपये केजी आलू बेचना है, लेकिन पता चला उस साल आलू के रेट 10 रुपये बिक रहे हैं, तो ये किसान कॉन्ट्रैक्ट तुरंत तोड़ के अपना बेच सकता है महंगा, या फिर दोनों आपस में समझौता कर सकते हैं कि भाई 8 रुपये केजी खरीद लो तुम, इस तरीके से भी समझौता कर सकते हैं। या फिर उस साल रेट गिर गया तो कॉन्ट्रैक्टर उससे बाहर नहीं हट सकता, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है तो उसी रेट पे उसको खरीदना पड़ेगा, या फिर दोनों आपस में समझौता करके कुछ कम कर लेंगे रेट, ये प्रोविजन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं पूरा तो लॉस हो जाए, जो कि पहले हो जाता था लेकिन अब ना होगा। इस तरीके के शुरुआत हुए, सुझाव हुए। तो आप याद रखिएगा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 पारित किया गया था, तो उसमें ये प्रोविजन किए गए थे। चलिए अब देखते हैं हम कुछ अन्य चीज़ें कृषि सुधार में।
देखिए हम यहाँ पे लिए हुए हैं पीआईबी से। पीआईबी अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा देखना है, हमने अभी आपको टेलीग्राम पे एक लिस्ट शेयर किया था। वो लिस्ट क्या था? लिस्ट में ये था कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है एग्रीकल्चर रिफॉर्म से संबंधित। आप उनको देख के अपने नोट में नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए हम यहाँ समझते हैं कि पीआईबी में क्या दिया गया था, मतलब डुअल अब फार्मिंग इनकम, मतलब फार्मर के जो किसान के जो आय हैं वो डबल करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है। तो देखिए गवर्नमेंट कर रही है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फसल उत्पादकता में सुधार कर रही है सरकार। इम्प्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, जो जीव हैं उनके उत्पादकता में भी सुधार करने के लिए काम कर रही है ताकि वो ज़्यादा मिल्क दे, प्रोड्यूस करें, उनकी अच्छी मतलब उनकी वैरायटी हो। वैरायटी कहने का मतलब इन सेंस अगर देखें तो इनके जो वंश होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों को मिला करके कुछ प्रजातियाँ तैयार की गई हैं, उनको तो इस तरीके से हो जो मॉडिफाइड हो, काफ़ी अच्छी प्रजाति हो, उनको विकसित किया जाए लाइव स्टॉक में। और रिसोर्स यूज इफिशियंस एंड सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या किया जाए, जो संसाधन है उनका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए और इससे बचत हो, लागत में कमी आएगी तो भी तो लाभ बढ़ेगा। देखिए अगर मान लेते हो कि 8 रुपये किलो फसल बिक रही है तो आप 6 रुपये अगर ले रहे हैं लागत लगा रहे हैं तो 2 ही रुपये बेनिफिट हुआ। अगर ये अभी 2 रुपये लागत आ गई तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो गया ना। तो दो तरीका होता है, या तो महंगा बिके फसल या फिर लागत कम कर लीजिए अपना। तो यहाँ पे लागत भी कम करने पे बल दिया जा रहा है, इस तरीके से आप समझिएगा। इंक्रीज इन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो फसलों की गहनता है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, आप उस लिस्ट में जाके टेलीग्राम पे देखिएगा, कोर्सेरा यूपीएससी सर्च कीजिएगा ऑफिशियल चैनल, तो उसमें हमने सर्च कर रखा है, मतलब शेयर कर रखा है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ा रही है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, डाइवर्सिटी टुवर्ड द हाई वैल्यू क्रॉप्स, उच्च मूल्य की फसलों की तरफ धीरे धीरे किसानों को बढ़ा रही है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, पूरे विश्व में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की मांग बढ़ रही है। तो सिक्किम इसमें काफ़ी आगे निकल गए। तो वैसे ही बहुत सारे राज्य ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाई उच्च मूल्य की फसलें हैं ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन रियल प्राइस रिसीव बाई फार्मर, रियल प्राइस और नॉमिनल प्राइस में दोनों में अंतर समझिए क्या होता है। अगर आपके पास इनपुट कास्ट हाई है, आप महंगा भी बेच रहे हैं तो भी आपको लाभ नहीं कुछ मिलने वाला है। तो इसकी वजह से हो गया क्या कि आप इनपुट कम कर लीजिए और प्राइस बढ़ा लीजिए तो आपको लाभ मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। या फिर किसान ने 10 केजी चावल उत्पादन किया, उनमें से लगभग 3 केजी तो ख़राब निकल गया क्योंकि टूट चुका था, वो अच्छा रेट नहीं दिला, बस मतलब 7 ही केजी का रेट बिका। अब 10 रुपया महंगा ही बिक जाए तो क्या 3 केजी तो ख़राब हो गया ना। तो यहाँ मतलब ये चीज़ होगा, ख़राब चीज़ें घटा देंगे तो उसके पास क्या होगा, रियल प्राइस, वास्तविक मूल्य निकल जाएंगे उसके। शिफ्ट फ्रॉम द नॉन फार्म ऑक्यूपेशन, किसानों के जो है किसान उनको कृषि से उठाकर अन्य सेक्टर में भी लगाना, क्योंकि एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है इसमें फसलों पे, कृषि पे ही। जब ज़रूरत है 2 लोगों की, वहाँ पे 10 लोग काम करेंगे तो इनको मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी, मजदूरी देने पर इनपुट बढ़ जाएगा। इसीलिए किसानों को नॉन एग्रीकल्चर वाले रीजन से निकाल के उनको अन्य सेक्टर में डाला जाए, कि एग्रीकल्चर रीजन से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में डाला जाए। अब हम यहाँ समझते हैं कि किसान क्या कर सकते हैं उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए। सोचिए किसान क्या कर सकते हैं। किसान कर ये सकते हैं कि पानी जैसे सामान्य संसाधनों का बेहतर दोहन करें। ये ना हो कि डूबा के छोड़ दें, खेतों में पानी बह रहा है बस आके घर पे सो जाएं, आसानी से उसको ध्यान से देखें, जरूरत जितनी उतनी ही फसल पानी दें, ये काम कर सकते हैं। बेहतरीन कीमत देने वाली फसलों को उगाने के लिए सहयोग करें और ज्ञान प्राप्त करें। एक दूसरे के साथ मिलजुल के क्या करें, अच्छी कीमत देने वाली फसलों को उत्पादन करें, उनको बढ़ावा दें। भंडारण जैसी बुनियादी साझे मतलब व्यवस्था जो है उसको साझा करें, मतलब जैसे भंडारण की सुविधा छोटी सी है, कम है, उसी में मैनेज करें एक दूसरे से साझा करके। दूसरा, खरीदारों के साथ बेहतर फसल की कीमतों के लिए बातचीत करना। अब तो हमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटा दिया गया है, तो अब हम मतलब यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ इंडिया के वाले साउथ इंडिया के साथ अच्छे से डील करके बढ़िया प्रोडक्ट बेच सकते हैं अच्छे कीमत पे। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। विक्रेताओं के साथ बेहतर इनपुट कीमतों पे बातचीत। जो भी सेल्समैन हैं उनसे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे अच्छे कीमत पे ले लो प्रोड्यूस, हम आपको अच्छी गुणवत्ता का देंगे, सही रेट लगा लो, बिचौलियों को छांट देंगे। ये भी काम कर सकते हैं। ई नाम का तो यही कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्ट किसान सीधे मंडी में ला के बेचे, बिचौलिया गायब हो जाए। तो कुछ इसी तरीके से था। तो किसान इस तरीके से मिल करके अकेले कर सकता है। अब देखिए किसान साथ में मिल के क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फार्म स्थापित कर सकते हैं। मिल करके 10 किसान, दोनों 10 के पास एक एक बीघा खेत, अब 10 बीघा हो गया, मिल करके एक बेहतरीन बड़े स्तर पर खेती कर सकते हैं।
ये क्या होगा, इसे आप उन कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करके दे सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कमाई करेंगे। और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर पाएंगे, हार्वेस्टर बहुत आसानी से चल पाएगा क्योंकि बड़ा खेत है, ट्रैक्टर बहुत बढ़िया से चल पाएगा, और जो भी सिंचाई व्यवस्था होगी उसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को भी दबाव डाल पाएंगे, अगर ये एक समूह है बड़ा समूह तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों पे भी दबाव बनाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइवेट ले प्लेयर को भी मौका मिलेगा इसमें, प्राइवेट जो प्लेयर हैं जिससे कि अभी हमने बात की थी बिग बाजार, वो भी तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्रोड्यूसर कंपनी जैसे कि जो उत्पादन करने वाली, हम लोग पेप्सिको के बारे में देखा था, वो भी इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा खासा रेट लगाएंगे। लीजिंग ऑफ लैंड, जो भूमि है वो भी तो कहीं ना कहीं किराए पे दिया जा सकता है। अगर हम 10 किसान मिलकर कोऑपरेटिव बना लिए, रेंट पे ले लिए कुछ भूमि, तो बड़ा उत्पादन कर सकते हैं, किसी कंपनी को ही लीज पे दे सकते हैं ताकि वो खुद ही अपना प्रोडक्शन करे। ये काम कर सकते हैं कलेक्टिव रूप से, मतलब कई किसान मिलकर एक समूह बना के कर सकते हैं किसानों। और चीज़ें देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए, गवर्नमेंट कर ये सकती है, तो ये तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट गाँव की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, जैसे कि मंडियों और शोषण को कम कर सकती है, मंडी स्थापित कर सकती है, कराए, और इससे क्या होगा, शोषण कम होगा। मतलब मंडियों को रेगुलेट करे तो मंडियों में से प्रतिस्पर्धा के रूप में वैकल्पिक विपणन तंत्र सुनिश्चित करे। तो अभी आपने देखा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये कहीं ना कहीं सॉल्व कर देता है इस मामले को, क्या प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे तो उनको अच्छे से रेट पे मिल जाएगा किसान को। कृषि ज्ञान सृजन हस्तांतरण को बढ़ावा दिया जाए, भूमि पर दबाव कम करने के लिए अधिक गैर कृषि रोजगार प्रदान किए जाएं, भूमि पर दबाव कम हो। हमने ये भी देख लिया है, त्वरित निपटान के साथ किफ़ायती फसल बीमा प्रदान किया जाए, तो ये भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो है ही, आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमने जो लिस्ट शेयर किए थे योजनाओं का वहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है, इसके बारे में सारे अल्टरनेट दिए हुए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं का त्वरित वितरण किया जाए ताकि किसानों के लिए कर्ज में ना फंसें। मतलब ये हुआ कि स्वास्थ्य, अगर उनके स्वास्थ्य खराब होता है या फिर शिक्षा की ज़रूरत है तो उनको प्रदान किया जाए तुरंत, ताकि वो इस जो ऋण जाल है उसमें ना फंस पाएँ। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगली बार हम देखेंगे अगला टॉपिक आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इस वीडियोज़ में अगर आपको कोई इसी तरह की समस्या समझ में आई हो, किसी तरह का कोई सुझाव देना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको अगली बार इम्प्रूव कर लें और आपको समझा सकें सही से। देखिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आपको ज़रूरत ये है कि आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और बताएं कि क्या कमियां हैं, हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। और आपको अगर लगता है कि इसकी सारी इंक्लूड इसी में कर देना चाहिए योजनाएं, तो देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, हम उनको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप जब पढ़िए, कहीं भी टॉपिक पढ़िए, कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, वहाँ पे हमने जो लिस्ट भेज रखा है उसमें करीब 150 योजनाएं हैं। सारी योजनाओं को एक्सप्लेन करते करते दिमाग खराब हो जाता, तो इसलिए हमने सारे शेयर कर दिया था। आप उसमें से सर्च कर लिए इंश्योरेंस से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं, एक बार देख लीजिए एक नज़र। ऐसे क्या हुआ, हमेशा आपको परमानेंट याद रहेगा। आप इस चीज़ को चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर हम आपको PDF शेयर कर देंगे इस वीडियो का, आप इसको जरूर नोट कर लिएगा क्योंकि ये मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस तरीके जैसे हमने बताया यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं को त्वरित वितरण करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आपको पता होगा कि हमारे वहाँ जैम नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जन धन आधार मोबाइल वाला। आपको DBT का नाम पता होगा, DBT के माध्यम से यहाँ तक कि क्या कर किया जाए, सब्सिडी किसान के खाते में प्रदान किया जा रहा है। ये भी काफ़ी अच्छी सुविधा है। आपको एक चीज़ और पता होगा, क्या है, किसानों को एक तरह से दिया जा रहा है क्या, पेंशन, वो भी चीज़ें किसानों को दिया जा रहा है। और उनको आय के लिए समर्थन सप्लीमेंट भी दिया जा रहा है जो 6,000 का है, साल भर में दिया जा रहा है, वो उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा देख लें। ये सारी योजनाएं हैं, इनको बारे में देख लेंगे, आप बहुत बढ़िया लिख पाएंगे मेंस में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर जो भी आपको सुझाव हो जरूर हमें बताएं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ये सीरीज़ देखने के लिए धन्यवाद।